पेड़ के नीचे खड़ा शिरीष सामने की बिल्डिंग को घूर रहा था। उसे पता था कि अभी थोड़ी देर में इस बिल्डिंग से हर कोई चला जाएगा और एक चौकीदार के अलावा कोई नहीं बचेगा। इस बिल्डिंग पर वो पिछले 3 साल से निगाह रखे हुए था और अब वो इस बिल्डिंग और इसमें काम करने वालों के बारे में इतना कुछ जानता था जितना वो लोग खुद के बारे में भी नहीं जानते होंगे। ये बिल्डिंग थी रोड़ा एंड कंपनी की और साल था 1914। रोड़ा एंड कंपनी कलकत्ता के लाल बाजार में खड़ी एक 3 मंजिला विशाल इमारत थी और इस बिल्डिंग में हथियारों का वो जखीरा था जिसकी जरूरत शिरीष पॉल और उसके साथियों को कई साल से थी। अगर वो इसे लूट लेते हैं तो उनकी कई सारी प्रॉब्लम्स एक झटके में सॉल्व हो सकती थी। 3 साल लग गए थे शिरीष उर्फ नरेन को इस लूट की योजना बनाने में। उसने जब इस लूट के बारे में अपने साथियों से बात की थी तो सबने इसे असंभव काम कहा था, लेकिन इस असंभव काम को सफल बनाने का सपना शिरीष पिछले 3 साल से देख रहा था। हो सकता था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दांव होता। इस काम को अंजाम देने में हो सकता था कि वो पकड़ा जाता और फिर उसके लिए फांसी की सजा तय थी। फिर भी वो ये काम करने को तैयार था, लेकिन अगर कल वो इस लूट में कामयाब हो जाता है तो उसे और उसके क्रांतिकारी साथियों को कई साल तक हथियारों की कमी नहीं खलने वाली थी। शिरीष पॉल उर्फ नरेन एक क्रांतिकारी था और आज से पहले उसने जो 2-4 काम किए थे वो इतने बड़े थे जो इतिहास में शिरीष का नाम हमेशा के लिए अमर कर देने वाले थे। लेकिन अभी तक किसी को यह भनक तक नहीं हुई थी कि ये काम शिरीष ने किए हैं। ऐसे एक कारनामे को अंजाम देने के बाद शिरीष ने कलकत्ता में रहते हुए भी कलकत्ता वालों की निगाहों से खुद को गायब कर लिया था। पुलिस को तो यह तक नहीं पता चला था कि उन्हें ढूंढना किसे है। अपने उस पहले कारनामे की याद आते ही नरेन मुस्कुरा पड़ा। उस पुलिस ऑफिसर की आंखों से झांकता हुआ मौत का डर आज भी नरेन को रोमांच से भर देता था। प्रफुल्ल। नरेन के होठों से एक गहरी सांस के साथ ये नाम निकला। हालांकि मुजफ्फरपुर के यूरोपियन क्लब में जब प्रफुल्ल किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंककर भागा था तब उस दिन शिरीष उसके साथ नहीं था। उसके साथ तो खुदीराम था, लेकिन शिरीष को हमेशा ही लगता था जैसे ये सारा मंजर उसकी आंखों के आगे ही घटा हो। उस दिन किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंकने के बाद प्रफुल्ल एक पल भी वहां नहीं रुका था। जिस ओर उसके कदम बढ़े वो उस रास्ते पर भाग निकला। भागते भागते प्रफुल्ल को जो पहली गली दिखी वो उसमें घुस गया और एक मकान से पीठ टिकाकर हाँफने लगा। पता नहीं किंग्सफोर्ड का क्या हाल हुआ होगा। सोचता हुआ प्रफुल्ल आगे के प्लान के बारे में सोचने लगा। उसे यहां से जल्द निकलना था। हालांकि उसे कोई पहचानता नहीं था और ना ही उसका चेहरा, मोहरा या पहनावा ऐसा था कि वो किसी को याद रहता, लेकिन फिर भी प्रफुल्ल कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। काफी सोचने के बाद उसके दिमाग में अपने एक परिचित त्रिगुण घोष का नाम आया जो उसकी मदद कर सकता था, लेकिन त्रिगुण घोष समस्तीपुर में था। सबसे पहले प्रफुल्ल ने पहने हुए अपने कपड़े उतारे। सफेद कुर्ते के नीचे उसने हल्के नीले रंग का घुटनों से जरा ऊंचा कुर्ता पहना हुआ था और धोती के नीचे एक ढीला ढाला बड़ी सी मोहरी वाला पजामा। अपने उतारे हुए कपड़े प्रफुल्ल ने वहीं छोड़े और बाहर सड़क पर आकर इक्के वाले को आवाज दी। समस्तीपुर तक पहुंचने में प्रफुल्ल ने करीब 4 बार इक्के और तांगे बदले। अगली रात त्रिगुण ने प्रफुल्ल को ट्रेन का टिकट देकर अलविदा कह दिया। प्रफुल्ल गाड़ी के एकदम खाली डब्बे में बैठ गया। तभी उसे जूतों की आवाज सुनाई दी और पैंट शर्ट पहने एक आदमी अंदर आया। सामान लगा दो, उस आदमी ने अपने पीछे अंदर आए लड़के से कहा और खुद प्रफुल्ल के सामने वाली सीट पर बैठ गया। उसने प्रफुल्ल को नीचे से ऊपर तक देखा और फिर पाइप सुलगाने लगा। कहां जा रहे हो? बैठो, गाड़ी छूटने वाली है। उसके बैठते ही प्रफुल्ल उठने लगा तो उस आदमी ने अधिकारपूर्ण आवाज में कहा। प्रफुल्ल चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। नाम क्या है तुम्हारा? दिनेश, प्रफुल्ल ने जवाब दिया। और आप? प्रफुल्ल ने सवाल किया। नंदलाल। मुंह में पाइप दबाए वो आदमी पैरों पर पैर चढ़ाए बैठा था और अब उसकी नजर सारे डब्बे में घूम रही थी। ट्रेन ने समस्तीपुर से निकलते ही रफ्तार पकड़ ली थी। बाहर अंधेरा हो चुका था।
तुम्हारा सामान कहाँ है? उस आदमी का सवाल सुनते ही प्रफुल्ल के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। नहीं है। क्यों? मकामा तक ही जा रहा हूं, वहां घर है, प्रफुल्ल ने कहा। तो नंदलाल ने सिर हिलाते हुए अपने सामने रखा अखबार खोल लिया। समस्तीपुर से मकामा तक 2 घंटे का सफर था, लेकिन प्रफुल्ल को आज ये 2 घंटे 100 घंटे के बराबर लग रहे थे। रात के घुप अंधेरे में गाड़ी मकामा पर रुकी। चांद की रोशनी के अलावा प्लेटफॉर्म पर अंधेरा छाया हुआ था। प्रफुल्ल फुर्ती से उठा और गाड़ी से उतर पड़ा। जमीन पर पैर रखते ही प्रफुल्ल को एक दहाड़ सुनाई दी। वहीं पर रुक जाओ। उसके सामने की सीट पर जो आदमी बैठा हुआ था वो खिड़की से सर निकालकर उसकी तरफ देखता हुआ दहाड़ रहा था। प्रफुल्ल उसकी बात अनसुनी करता हुआ आगे बढ़ा, तभी एक गोली सन्ने से उसके बगल से निकल गई। प्रफुल्ल तेजी से एक पेड़ की ओट में हो गया। उसे समझ नहीं आया कि उस आदमी को उस पर शक हुआ कैसे। नंदलाल ने ट्रेन से उतरकर प्रफुल्ल की दिशा में फिर गोली दागी। पेड़ के पीछे छुपा प्रफुल्ल बेचैनी से आसपास छुपने के लिए कोई जगह तलाश रहा था। थोड़ी दूर पर उसे एक खंडहर सा दिखा। प्रफुल्ल ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और उस आदमी की दिशा में गोली चलाता हुआ खंडहर की तरफ भागा। खंडहर के अंदर पहुंचकर प्रफुल्ल अपनी सांसों को काबू कर ही रहा था कि एक के बाद एक 4 गोलियां खंडहर की दीवार से आ टकराईं। प्रफुल्ल ने जरा सा सर निकालकर बाहर झांका तो उसे 4 आदमी खंडहर की तरफ बढ़ते दिखे। तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। उस आदमी की आवाज सुनकर प्रफुल्ल ने अपनी पिस्तौल निकाली। सिर्फ 2 गोलियां बची थीं। प्रफुल्ल जानता था अब वो बच नहीं सकता। उसने आंखें बंद की, अपने मां बाबा को याद किया, अपनी ठुड्डी के नीचे पिस्तौल लगाई और ट्रिगर दबा दिया। हर तरफ सन्नाटा छा गया। नंदलाल ने अपने साथ के सिपाहियों से टॉर्च का इंतजाम करने को कहा। 20 साल के उस लड़के की लाश पर नंदलाल ने टॉर्च की रोशनी डाली और अपने सिपाहियों को उस लाश को उठाकर अंदर टिकट मास्टर के ऑफिस में लेकर चलने को कहा। कोई जानता है इसे? कौन है ये? नंदलाल ने अपने आसपास खड़े लोगों से पूछा। उसे इस लड़के ने अपना नाम दिनेश राय बताया था, लेकिन नंदलाल को यकीन नहीं था कि उस लड़के ने सच बोला था। इस लड़के की पहचान करने का एक रास्ता नंदलाल के दिमाग में आया। छुरा लाओ, उसने हुक्म दिया। नंदलाल ने छुरा अपने हाथ में लिया और 20 साल के प्रफुल्ल की गर्दन रेत दी। इसका सर कलकत्ता भेजो और पता करो इसका असली नाम क्या है। छुरा वहीं रखकर खून से सने हाथ एक कपड़े से पोंछते हुए नंदलाल ने हुक्म दिया। अंग्रेज सरकार की इस हरकत ने कलकत्ता के हर एक क्रांतिकारी का खून उबाल दिया था और तुरंत ही तय किया गया प्रफुल्ल के इस अपमान का बदला नंदलाल की मौत से लिया जाएगा। नंदलाल को मारने का जिम्मा शिरीष पॉल और रनेन गांगुली ने अपने कंधों पर लिया। नंदलाल को कब, कहां, कैसे मारना है, इसकी योजना शिरीष ने बनाई। शिरीष को मिली सूचना के हिसाब से नंदलाल हर शाम करीब 6:45 बजे के आसपास अपने घर से निकलता था और सेंट जेम्स पार्क का चक्कर लगाता हुआ शिव मंदिर पहुंचता था। नंदलाल को मारने का वक्त तय था। दिन तय करके शिरीष पॉल और रनेन गांगुली शिव मंदिर पहुंच गए। शिरीष पॉल ने एक सिगरेट सुलगाई और अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली। वक्त हो गया था। उसने अपने साथी रनेन गांगुली की तरफ देखा। दोनों काफी देर से शिव मंदिर के पीछे छुपकर नंदलाल के अपने घर से निकलने का इंतजार कर रहे थे। शिरीष पाल की योजना नंदलाल को शिव मंदिर में मारने की थी, लेकिन रनेन इसके लिए तैयार नहीं हुआ था। भगवान के मंदिर को ऐसे देशद्रोहियों के खून से नहीं रंगना चाहता, रनेन का कहना था। थोड़ी नानुकुर के बाद शिरीष पॉल पार्क के पास नंदलाल की हत्या करने को मान गया। शिरीष पॉल ने घड़ी देखी, 7 बजने वाले थे। शिव मंदिर से निकलकर शिरीष पॉल और रनेन गांगुली पार्क की तरफ बढ़े। रनेन गांगुली ने कुर्ता पजामा पहना हुआ था और एक पतली सी चादर ओढ़ रखी थी। उसका दायां हाथ चादर के अंदर था, जिसमें उसने एक पिस्तौल पकड़ रखी थी। शिरीष पॉल ने पैंट शर्ट और आधी बाजू का स्वेटर पहना हुआ था। कानों तक के उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके दाहिने कंधे से एक बैग लटक रहा था जिसका मुंह खुला हुआ था और शिरीष बैग में ऊपर ही रखी हुई पिस्तौल को आराम से देख सकता था।
जरूरत पड़ने पर शिरीष को 1 सेकंड ही लगता बैग से पिस्तौल निकालकर गोली चलाने में। अंधेरे में चलते हुए दोनों पार्क तक पहुंचे तो उन्हें अपनी बेंच से ठक ठक करके आता हुआ नंदलाल दिखा। शिरीष पॉल और रनीन गांगुली ने एक दूसरे की तरफ देखा। शिरीष पॉल ने हां में सिर हिलाया और अपनी चाल थोड़ी धीमी कर दी। वहीं रनीन गांगुली ने अपनी चाल जरा सी तेज कर दी। अब रनीन गांगुली और शिरीष पॉल में कुछ कदमों का फासला हो गया था। सामने से आता हुआ नंदलाल उनके करीब आता जा रहा था। नंदलाल! जब नंदलाल रनीन गांगुली से हाथ भर की दूरी पर रह गया तो उसने जोर से आवाज दी। कौन? अपनी कड़कती हुई आवाज में कहता हुआ नंदलाल अपनी जगह पर थम सा गया। पुकारने वाली की सूरत उसे अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। उसका पूरा ध्यान रनीन गांगुली की तरफ था। नंदलाल के खड़े होते ही शिरीष पॉल आगे बढ़ा और बैग से पिस्तौल निकाली। पिस्तौल का मुंह उसने नंदलाल की तरफ किया और धाएं धाएं 2 गोलियां चला दी। एक गोली नंदलाल के पेट में लगी और दूसरी गोली उसके दिल के पास से होती हुई उसकी छाती में धंस गई। गोली के इस धमाके से हैरान नंदलाल छाती को दोनों हाथ से दबाए हुए शिरीष पॉल की तरफ मुड़ने लगा। कौन? टूटती हुई आवाज में निकलते हुए उसके शब्द उसके मुंह से निकलते हुए खून में कहीं खो गए। नंदलाल पेट के बल जमीन पर गिर पड़ा। चलो भागो! शिरीष पॉल ने रनीन गांगुली का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बेचैनी भरी आवाज में कहा। रुको! रनीन गांगुली ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया। मुझे भी तो सुकून की नींद सोना है, कहकर रनीन गांगुली ने चादर के नीचे से अपना हाथ निकाला और पैर की एक ठोकर से नंदलाल को सीधा किया और फिर धाएं धाएं 2 गोलियां चली। रनीन गांगुली का निशाना सटीक था। एक गोली नंदलाल की दोनों आंखों के बीच लगी और दूसरी गोली उसके दिल में धंस गई। अब हुआ प्रफुल्ल चाकी का बदला पूरा। चलो अब भागते हैं, इत्मीनान से रनीन गांगुली ने कहा। रनीन गांगुली और शिरीष पॉल तेज कदमों से एक दूसरे से विपरीत दिशा में भागते हुए अंधेरे में समा गए।